Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim with us। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे 11th ऑफ मार्च सेकेंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का बेसिक सॉल्यूशन। हम सभी क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन देखेंगे ट्रिक के साथ। और अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये सीरीज़ का कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर हमारा 22 होगा और ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी हिंदी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लास्ट में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अ पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सच दैट द बेस ऑफ द पिरामिड इज कम्प्लीटली अलाइंड विद द टॉप फेस ऑफ द क्यूब। द एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड इज 3 times द साइड ऑफ द क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इज। देखिए कोई पिरामिड है, वो एक घन के ऊपर रखा गया है। घन की भुजा की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और जो पिरामिड की जो ऊंचाई है वो घन की जो लंबाई है उससे 3 गुना है। तो हमें बताना है इस पूरे दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिला के इन दोनों का आयतन कितना होगा। तो देखिए इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक घन है, ये हमारा एक क्यूब है। इसके ऊपर हमारा एक पिरामिड दे रखा है। मैं इसको 2D में बना रहा हूँ तो ये पिरामिड कैसा हो जाएगा? ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा। ये हमारा एक हो जाएगा पिरामिड। अब देखिए ये साइड तो हमें दे रखी है, हमारी 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी कितनी है? सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। जो ये ऊंचाई दे रखी, जो हाइट दे रखी है, ये कितनी है? ये इसके 3 गुना है। तो मतलब ये कितना? ये है हमारे 30 सेंटीमीटर। ये कितनी है? ये है 30 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है इन दोनों को अगर कंबाइन करके इन दोनों का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना होता है? वो देखिए होता है साइड क्यूब के बराबर। तो साइड हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हमें मिलेगा 1/3 इंटू। अब देखिए ये इसका जो पिरामिड का जो बेस है और जो क्यूब का जो टॉप है यही इसका बेस है, यही इसका बेस एरिया होगा। तो बेस एरिया कितना होगा क्यूब का? वो होगा कितना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू हाइट। अब हाइट देखिए कितनी है इसकी, इसको मैं सही कर देता हूँ पहले। यहाँ पे हाइट होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए कि इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट हमें गिव हुए हैं, वही हमारी 30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 टाइम चला जाएगा और जो पिरामिड का वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो भी आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें एंटायर ऑब्जेक्ट का पूछा गया, टोटल मिला के कितना होगा। तो अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2000, 2000। जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2000 और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा। देखिए ये हमें डेटा दे रखा है, उसमें हमें बताना है कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ऑब्जर्वेशन की वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी कौन कौन सी है? ये हमारी है कौन सी? ये हमारी है 2, फिर है हमारी 4, फिर है 8, फिर है 7, फिर है हमारी कितनी? 5। ये तो हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा डेटा दे रखा है उसको मैं डिनोट कर लेता हूँ एक्स से। इसको कर लेते हैं एक्स से। तो ये हमारे कौन कौन से डेटा हो गए? ये हमारे देखिए पहला डेटा हो गया 5, फिर 3, फिर 2, 6 और 4। अगर हम जो हमारा डेटा दे रखा है इन सब का सम निकालें तो हमारा कितना आएगा? तो उसको मैं लिख लेता हूँ सिग्मा एक्स से। किससे? सिग्मा एक्स से। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इन सब को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 और फिर 3 कितना होगा? 8, 8 to 10, 10 से 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो इनका सबका सम कितना आएगा? ये हमारा आएगा कितना? 20। ये मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा हो गया कितना? 20। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। तो देखिए ये हमें ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें अब क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 टू 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, और ये 5 6 20 हो जाएगा। अगर इन सबको हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कितना, ये हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना होगा अगर हम इस सबको ऐड करें, तो देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 और 10 32 6 38 हो जाएगा, 38 और 2 40 और 40 80 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 80 और 20 100 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा कितना 100, ये हमारा हो जाएगा 100। अब देखिए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसको हम अगर फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 100 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स, ये हमारा कितना है 20, तो 100/20 ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। देखिए इस त्रिभुज का हमें केंद्रक बताना है जिसके बिंदु हैं 2,5 3,9 और 4,1। तो देखिए इसका बेसिक फार्मूला होता है केंद्रक का। अगर 3 हमारे पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से, अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं x1, y1, फिर हमारा x2, y2, और फिर तीसरा पॉइंट है हमारा x3, y3, x3, y3। अब देखिए अगर सेंट्रॉइड है हमारा, तो सेंट्रॉइड के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y, तो x हमारा क्या होता है, x हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये होते हैं x के कोऑर्डिनेट्स। सेम ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये होता है फॉर्मूला। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे और हम इससे निकाल लेंगे कि हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहें x की वैल्यू, तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3। तो x हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह y हमारा कितना आ जाएगा, y देखिए हो जाएगा हमारा 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, 15/3 कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 3,5। तो इसका सही आंसर होगा 3,5 और सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इफ 12 गर्ल्स लीव द ग्रुप द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 2:1। आफ्टर दिस इफ 30 बॉयज़ लीव द ग्रुप द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ बिकम्स 3:1। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। देखिए कि लड़कों और लड़कियों के ग्रुप में अगर 12 लड़कियां ग्रुप छोड़ देती हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो जाता है 2:1। इसके बाद अगर 30 लड़के ग्रुप छोड़ देते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात हो जाता है 3:1। तो हमें बताना है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी ग्रुप में। तो देखिए 12 लड़कियां छोड़ने के बाद जब ये 12 गर्ल्स लीव कर देती हैं तो हमारा रेशियो क्या बचता है, ये हमारे हो गए बॉयज़ और ये हमारे हो गए गर्ल्स। तो हमारा जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है ये हमारा है 2:1। अब इसके बाद क्या होता है, 30 बॉयज़ लीव द ग्रुप, 30 लड़के ग्रुप छोड़ देते हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है बॉयज़ हमारे हो जाते हैं 1 और गर्ल्स हो जाती हैं 3, गर्ल्स हो जाती हैं 3। अब देखिए क्वेश्चन में ग्रुप किसने छोड़ा है, ग्रुप छोड़ा है 30 बॉयज़ ने, 30 बॉयज़ ने छोड़ा है, लड़कियां ना आई हैं ना गई हैं। तो इसका मतलब जो गर्ल का रेशियो है वो हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। और गर्ल का रेशियो देखिए यहाँ पे हमारा 1 है और दूसरे वाले में 3 है। तो पहले वाले को भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गर्ल्स का रेशियो मेंटेन हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, ये देखिए हमें मिलेगा 6 और ये हमें मिलेगा 3। ये हम ऐसे उतार लेंगे 1,3, 1,3। अब देखिए बॉयज़ के रेशियो में क्या हुआ, बॉयज़ के रेशियो में अगर इनिशियल में अगर 6 था तो अब 6 से क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना का रिडक्शन हो गया, कितने की कमी आ गई, ये आ गई 5 की। तो 5 यूनिट की कमी आई है और यूनिट का ये वैल्यू कितने में क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखी है 30 के बराबर 30 के बराबर। तो ये हो गया हमारे 30। तो यहाँ से अगर हम निकालें अगर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। अब देखिए हमसे पूछा गया इनिशियल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखिए लड़कियां ना तो आई हैं ना ही गई हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6 की वैल्यू निकालें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 6 की वैल्यू हम निकालें तो हमारी कितनी आएगी,
ये बॉयस जो हैं, ये बॉयस, ये 6 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? अगर 1 यूनिट की हमारी 6 वैल्यू है तो 6 की कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 36। कितनी हो जाएगी? 36। इसका मतलब लड़के हमारे हैं वो 36 हैं। तो अब आप लोग ऑप्शंस पे नज़र डालिए। तो पहले ऑप्शन में हमें 34 दे रखा है, 36 नहीं है। दूसरे में 38 है, तीसरे में 40 है। फोर्थ ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बॉयज़ हमें दे रखे हैं 36। तो यही हमारा सही आंसर होगा। 36 बॉयज़ होंगे और गर्ल्स 30 होंगी। गर्ल्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कोई भी दो ऑप्शन नहीं है जहाँ पे बॉयज़ 36 और 36 दे रखे हों। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, A alone can finish a task in 20 days while B alone can finish it in 15 days. They together work for 5 days and stop. Then the rest of the work is finished by C alone in 2 days. If they get paid rupees 2400 for finishing the whole task, then find the difference between the daily wages of C and A. देखिए, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है। वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और काम को छोड़ देते हैं। उसके बाद बचा हुआ काम सी अकेले 2 दिन में करता है। यदि उनको 2400 रुपये मिलते हैं पूरा काम करने के लिए, तो हमें बताना है कि ए और सी के बीच में दैनिक वेतन के बीच का अंतर कितना होगा। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ए काम करता है कितने दिन में? ए काम करता है 20 दिन में, तो ये हमने लिख लिया। फिर बी काम करता है अकेले 15 दिन में। बी काम करता है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 60 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। एक दिन में कितना काम करेगा? तो देखिए 20 × 3 होता है, 20 × 3 60 होता है, 3 हो जाएगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? ये काम करेगा 15 × 60, तो हो जाएगा हमारा 4। अब इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी निकल आई है। ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई कितनी? 4। अब देखिए, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, 5 डेज ए टुगेदर वर्क काम करते हैं। तो 5 दिन में लोग कितना काम कर डालेंगे? तो काम कर डालेंगे कितना? इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7। और डेज कितने हो जाएंगे? 5। तो दोनों मिला के कितना काम कर लेंगे? ये काम कर लेंगे 35। कितना काम कर डालेंगे? ये काम कर डालेंगे 35। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? जो रिमेनिंग वर्क हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा 60 - 35। तो कितना होगा? ये हमारा होगा 25। ये होगा हमारा 25। अब सी इस 25 काम को कितने दिन में करता है? ये काम करता है 2 डेज़ में। ये देखिए यहाँ पे 2 डेज़ में। तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? वो हमारी होगी 25/2। 25/2। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 12.5। कितनी हो जाएगी? 12.5। अब देखिए, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, सेम वही रेशियो इनके वेजेस का रेशियो होगा, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, ए बी और सी, तो ए का जो डेली वेज होगा वो कितना होगा? वो हमारा होगा 3। और बी का कितना होगा? बी का होगा 4 और सी का होगा कितना? 12.5। अब आप लोग देखिए, तो ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना है? तो ये देखिए डिफरेंस, अंतर इनके बीच में कितना है? तो अंतर मुझे दिख रहा है कि ये अंतर है कितने का? ये है 9.5 का। कितने का? 9.5 का। अब इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, रुपीज़ में ये कितनी होगी। अब देखिए, 2400 रुपये दिए गए हैं, 2400 दिए गए हैं रुपये। कितने वर्क के लिए दिए गए? ये दिए गए 60 वर्क के लिए। तो 60 वर्क की जो 60 की हमें वैल्यू दे रखी है यूनिट में, वो हमें दे रखी है कितनी? वो दे रखी है 2400। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी? वो हमारी आ जाएगी 40। अगर हम यहाँ से 19.5 की निकालें तो कितनी आएगी? 19.5 की निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी? देखिए, सॉरी 19.5 नहीं, 9.5 होगा। ये हमारा कितना होगा? 9.5। 9.5 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए हमारा हो जाएगा एक 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। और फिर हो जाएगा 5 × 20 का 0, करी लगेगा 2। फिर हो जाएगा 9 × 36 और 2 38, 38। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 380, 38, 380। और ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन बोरोज 2460 टू बी पेड बैक विथ CI एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी? देखिए, एक आदमी 2460 रुपये उधार लेता है और उसे वापस करता है 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों में और इक्वल समान इंस्टॉलमेंट में। तो हमें बतानी है कि वो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 5% कितना होता है? 5% हमारा होता है 1/20, 1/20। तो देखिए, अगर ये 20 रुपये उधार लेगा तो इसको 1 साल के बाद कितने लौटाने होंगे? 21 वापस करने होंगे, 21 वापस करने होंगे।
जब ये अगले साल आएगा तो देखिए सी आई में स्क्वायर और फिर क्यूब फिर टू द पावर फोर्थ होता जाता है। तो अगले साल क्या होगा, इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 400। अगर ये 400 रुपये लेता है तो इसको कितने लौटाने पड़ेंगे, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, ये तो इसको 441 लौटाने पड़ेंगे। अब देखिए अगर 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल था तो 21 रुपये उसे लौटाने पड़ेंगे। ये तो 21 रुपये हमारी क्या है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, और दूसरे साल में इंस्टॉलमेंट कितनी है 441 है। बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल पे करता है, तो हम इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, समान बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए नीचे वाली हमें दे रखी है 441, ऊपर देख रही 21, तो इसको भी हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से। 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें क्या मिलने वाला है, 21 के से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, 420 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 400 से 441। अब देखिए जो 441 है ये हमारी क्या है, ये हमारी है इंस्टॉलमेंट है। तो देखिए दोनों साल में हमारी इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इक्वल हो गई है, कितनी 441। और ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 820, कितना हो जाएगा 820। अब देखिए इस 820 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 820 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2460, कितनी 2460। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 2460 के। यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमने कितने माना है, हमारी कितनी आई है 441। तो यहाँ से अगर 441 की वैल्यू निकालें, 441 की अगर हम वैल्यू निकालें तो इसके कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 441 इंटू 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1323। इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1323, 1323 सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन रोम्बस ABCD द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E इफ एंगल ECB इज इक्वल टू 5A + 4 एंड एंगल EBC इज इक्वल टू 4A + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल EBC। देखिए एक समचतुर्भुज ABCD है, रोम्बस है। तो रोम्बस में हमें पता होता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमने बना लिया, ये हमारा हो गया रोम्बस। ये हमारे पॉइंट्स हो गए कौन से, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब हमें पता है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा E हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए जो एंगल्स हमें दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, ECB कितना दे रखा है, ये वाला एंगल, ये हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5A + 4, कितना दे रखा है 5A + 4। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 5A + 4। फिर हमें क्या दे रखा है, एंगल EBC कितना दे रखा है 4A + 5। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें, ये एंगल हमें दे रखा है 4A + 5, 4A + 5। अब देखिए आप सभी लोग ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, EBC में देखिए एक एंगल हमारा 90 दे रखा है। तो अदर एंगल्स जो B और C बचे हैं इस ट्रायंगल में, उन दोनों का सम होना चाहिए 90, क्योंकि ओवरऑल किसी भी ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो B और C का सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम एडअप कर दें, इन दोनों को तो इनका सम कितना हो चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एडअप करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए हमारा हो जाएगा 9A और फिर 5 + 4 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 81/9। तो कितना हो जाएगा 9। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। अब हमें फाइंड करना है एंगल EBC, हमें फाइंड करना है EBC ये वाला एंगल। तो 4A + 5 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसकी, 4A + 5 की। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की जगह हम 9 पुट कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 41 डिग्री, 41 डिग्री। इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। अ पोल कंसिस्ट ऑफ अ स्टील पोर्शन एंड अ वुडन पोर्शन ऑन टॉप ऑफ द स्टील पोर्शन। Point A on the ground is 100 meter away from the base of the pole. The angle of elevation from point A to the top S of the wooden portion of the pole is 60 degree. The angle of elevation from point A to the top R of the steel portion of the pole is 45 degree.
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वुडन पोर्शन ऑफ द पोल। देखिए एक कोई खंभा है, उसके दो पार्ट हैं, स्टील पोर्शन है, उसमें स्टील का कुछ कुछ भाग है, कुछ भाग उसमें हमारा है लकड़ी का, और जो लकड़ी वाला भाग है वो स्टील पोर्शन के ऊपर है। इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा है, ये हमारा स्टील वाला पार्ट हो गया, ये हमने मान लिया कि ये हमारा कौन सा, ये हमारा है स्टील वाला पार्ट। और इसके ऊपर हमारा कौन सा है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा स्टील का पार्ट है, और ये हमारा यहाँ तक है, ये हमारा हो गया स्टील वाला पार्ट। कौन सा हो गया, स्टील का। और स्टील वाले के ऊपर हमारा कौन सा है, वुडन पार्ट है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कौन सा, ये है हमारा वुडन पार्ट। ये तो हो गया हमारा टोटल पोल। अब देखिए पॉइंट ए ग्राउंड पे है 100 मीटर दूर इसके बेस से, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट ए है, और इसकी दूरी कितनी दे रखी, ये हमारी दे रखी है कितनी, ये हमारी दे रखी है 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। अब फिर क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉप एस ऑफ द वुडन पोर्शन ऑफ द पोल इज 60। अब देखिए जो वुडन पार्ट है इसका टॉप हमने मान लिया कि ये हमारा कितना है, ये हमारा है एस पॉइंट है। अब एस पॉइंट का जो एंगल ए से एलिवेशन है, इंडियन कोड है, ये हमारा कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में फिर आगे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉप आर ऑफ द स्टील पोर्शन ऑफ द पोल इज 45 डिग्री। और जो स्टील वाला पोर्शन है इसका अगर टॉप पॉइंट कौन सा है, इसका टॉप पॉइंट अगर आर है, तो ये अगर हमारा पॉइंट आर है, तो आर पॉइंट का जो इंडियन कोड है पॉइंट ए से ही वो कितना है, वो हमारा है 45 डिग्री। ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 45 डिग्री। जो वुडन का है वो कितना है, 60 डिग्री है। जो स्टील वाले टॉप का है वो है 45 डिग्री। अब हमें बताना है कि वुडन पोर्शन पोल का जो है उसकी हाइट कितनी होगी। तो हमें सिंपली बताना है कि ये जो पार्ट है ये वाला, इसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। अब देखिए ट्रायंगल का जो बेसिक चीज़ होती है 45 डिग्री के ट्रायंगल में, तो वो हमारा क्या होता है, तो वो देखिए ये होता है, अगर ये हमारा 1 यूनिट होता है, 45 वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए 60 डिग्री की अगर बात करें तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा टोटल होता है, ये हमारा होता है √3 यूनिट, और ये वाला हमारा तो 1 यूनिट ही होता है। ये वाला कितना होता है, ये 1 यूनिट होता है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 100। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 100, और हमें चाहिए कितना, वुडन वाली का। देखिए पूरा ये हाइट कितनी दे रखी है इसकी, वुडन और स्टील की मिला के ये हमारी √3 यूनिट, और जो स्टील वाला है इसका कितनी यूनिट है, ये हमारी है 3 यूनिट। तो जो वुडन वाले की हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी √3 - 1। आप लोग डायग्राम से देखिए ये कितना होगा, ये होगा √3 - 1। √3 की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, वो हम पुट कर सकते हैं 1.732। तो ये कितना हो जाएगा, 1.732 - 1, तो कितना बचेगा, केवल ये हमारा बचेगा 0.732 यूनिट। इतना हाइट होगी हमारी कितनी, ये होगी हमारी जो लकड़ी वाला भाग है उसकी हाइट होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है 100। तो 0.732 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.732 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेसिमल पॉइंट इसके 2 के बाद लग जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 73.2 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 73.2 मीटर, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 साइक्लिस्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड गो इन अपोजिट डायरेक्शंस। One goes towards the north at the speed of 14 km/h and the other goes towards the south at 21 km/h. How long do they take to be 43.75 km apart? देखिए 2 साइकिल वाले हैं और वो एक ही स्थान से 2 विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। एक जाता है किस में, एक जाता है उत्तर में कितने की स्पीड से, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा जाता है दक्षिण में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमें बताना है कितने समय के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 45.75 किलोमीटर होगी। तो हमने माना कि ये हमारा एक कोई पॉइंट है जहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। एक जाता है नॉर्थ में, तो ये माना कि ये हमारा गया नॉर्थ में, इसकी स्पीड कितनी है, 14 km/h है। दूसरा वाला गया साउथ में, तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 21 km/h। अब देखिए पर आवर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी। अब देखिए ये घंटे में, ये हमने माना कि ये 14 चलता है, माना कि जो टाइम है वो T आवर्स के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 43.75 मीटर T आवर्स के बाद। तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
अब डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस है हमारा 43.75, टाइम हमारा कितना हो जाएगा टी आवर्स, और स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 14 प्लस ये कितनी हो जाएगी 21। और यहाँ से अगर टाइम फाइंड करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43.75 डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 35 से। अब देखिए इसको अगर हम 7 से काटें तो हमारा कितना टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 7 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 6 टाइम्स, और फिर लगेगा डेसिमल, और फिर हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स जाएगा, फिर जाएगा 5 टाइम्स, और इसको फिर 5 से काटेंगे फर्दर तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 1.25 आवर्स। 1.25 आवर्स इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 आवर कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा, और 0.25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मिनट्स। तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75 मिनट्स। कितना हो जाएगा 75 मिनट्स, 75 मिनट इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर 564 को हम अगर ए मान लें और 246 को अगर बी मान लें तो हमारा क्या ऊपर बनेगा, ये हमारा बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बनने वाला है, ये हमारा बनने वाला है ए स्क्वायर, ये प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी को अगर फॉर्मूला हम पुट कर दें तो हमारा क्या मिलता है, ये हमारा मिलता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर हमारा अपॉन में क्या होगा, अपॉन में तो जो हमें गिवन था वो तो लिखेंगे ही, वो कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो हमें बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, वो हमारा बचेगा ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बस हमें ए और बी की वैल्यू उसमें पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 564 माइनस 246 इसको कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये बचेगा हमारा 8, और फिर बचेगा हमारा 1, फिर बचेगा हमारा कितना 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 318 318, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे सॉल्व करते हैं, इसको बैकवर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अंडर रूट हम इसको लिख लेते हैं, ये लिख के 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 16। तो देखिए ये हमारा अंडर रूट 16 है, तो ये कितना बाहर आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा 4, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 4। तो ये हमारा कितना लिख लिया, ये मैंने लिख लिया 4। अब देखिए 12 और 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 16। अब अंडर रूट 16 कितना होगा, अंडर रूट 16 ये फिर से 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका 4 बाहर आ जाएगा, तो इसके लिख लेते हैं 4। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 9। अब अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 ये कितना बाहर आ जाएगा, ये फिर से बाहर आ जाएगा 3, तो इसका सही आंसर होगा 3, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 पॉइंट्स आर प्लेस्ड यूनिफॉर्मली अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इफ़ ए एंड बी पॉइंट्स be the points among these such that they are the end points of the diameter. If a triangle using 3 of these points is chosen at random, what is the probability that it will lie completely on one side of AB? The points A and B being included. देखिए 10 कोई पॉइंट्स हैं जो सर्कल के पेरीमीटर पे लिए गए हैं, और ए और 2 कोई ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो इनके व्यास को दर्शाते हैं। अब हमें बताना है कि ऐसे अब कोई भी 3 पॉइंट्स लेके एक ट्रायंगल बनाया गया है। अब हमें इस चीज़ की प्रायिकता बतानी है कि वो ट्रायंगल ए बी के किसी इस साइड में होगा या इस साइड में होगा। दो ए और पी पॉइंट दोनों को इंक्लूड करते हुए हमें ये बताना है। तो देखिए ये हमने माना कि ये हमारा कोई सर्कल है, और ये हमारे डायमीटर पॉइंट्स हैं, व्यास के पॉइंट्स हैं ए और बी। बाकी हमें कितने पॉइंट्स हैं, हमारे 10 पॉइंट्स हैं, और ये यूनिफॉर्मली हैं, तो ये हमारे 10 पॉइंट्स हो गए। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो टोटल पॉइंट्स हमारे कितने हो गए, टोटल पॉइंट्स हो गए हमारे 10। अब देखिए 10 पॉइंट से टोटल ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, जो टोटल ट्रायंगल्स हमारे बन सकते हैं वो हमारे कितने बन सकते हैं, वो हमारे बन सकते हैं 10 से 3। कितने 10 पॉइंट्स हो गए, किसी भी 3 पॉइंट्स को ले लोगे तो कितने बन जाएंगे ट्रायंगल्स, 10 से 3 बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमसे पूछी है कि कोई भी ट्रायंगल लो, वो ए बी जो हमारे ये 2 पॉइंट्स हैं इसको अगर ज्वाइन कर दें तो या तो ये इस साइड में ट्रायंगल बने या तो इस साइड में बने।
मतलब हम ऐसे पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं कि एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ना, ऐसे हमें नहीं लेना है। हमें पॉइंट्स लेना है कि ये ट्रायंगल हमारा या तो इस साइड में रहे या ऐसे बने, तो या तो फिर या ऐसे बन जाए या फिर हमारा ये ऐसे बन जाए, कुछ भी ऐसे, लेकिन ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब कि डायमीटर जो मैंने ड्रॉ किया है इसको कट नहीं करना चाहिए। ऐसे हमें ट्रायंगल्स लेने हैं और ए और बी पॉइंट दोनों इंक्लूड रहेंगे। तो देखिए अगर मैं एक साइड की अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करूँ, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, तो पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पॉइंट्स में से हम कोई भी 3 पॉइंट लेते हुए ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे फेवरेबल जो हमारी कंडीशंस होंगी वो हमारी कितनी होंगी, ये हमारी होंगी 6C3। कितनी हो जाएगी, 6C3। ऐसे ही देखिए एक एंड पे ये हमारे अपर पार्ट में हो जाएगा 6C3 और दूसरे वाले जो लोअर पार्ट है जो उस यहाँ पे भी हमें कितने मिल जाएंगे ट्रायंगल, 6C3। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6C3 इंटू 2 ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल पॉइंट्स और टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे हो जाएंगे 10C3। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में देखिए हमें केवल मिलेगा, ये हमें मिलेगा कितना, ये हमें मिलेगा 3 इंटू 2। और फिर ये 10C3 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और फिर इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, 3 इंटू 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 2 10 ये कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हमारा कितना बचने वाला है, फिर देखिए ये कितना बचेगा हमारा, 6C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 और इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 4 और होगा यहाँ पे। तो देखिए अगर फिर से अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये हमें कितना कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना, ये हमारा कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स कट जाएगा और फिर इसको 2 से काटेंगे तो हमारा चला जाएगा 3 टाइम्स। तो ऊपर हमारा बचा है 3 और नीचे बचा है 9, तो इसको 3 से एक बार और काट देंगे तो हमारा फाइनली कितना बच जाएगा, केवल ये हमारा बच जाएगा 1/3। तो इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3 और सही आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन नोटबुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास ईच चाइल्ड गेट्स नोटबुक्स इक्विवेलेंट टू 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर हाफ्ड देन ईच चाइल्ड वुड गेट 16 नोटबुक्स। हाउ मैनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। देखिए किसी कक्षा में किताबें बांटी जानी हैं, इस प्रकार है कि हर एक बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं क्लास में उसका 1/8 इतनी किताबें मिलती हैं। अगर बच्चों की संख्याओं को आधा कर दिया जाए तो हर एक बच्चे को 16 किताबें मिलेंगी। तो हमें बताना है कुल मिलाकर कितनी किताबें बच्चों के बीच में बांटी गई हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि जो टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो बच्चे हैं, जो टोटल चाइल्ड हैं वो हमारे कितने हैं, वो हमारे हैं 16x। कितने हैं, 16x। अब हर एक बच्चे को फिर किताबें कितनी मिलेंगी, जो हर एक बच्चे को ईच चाइल्ड को नोटबुक कितनी मिलेगी, ईच चाइल्ड को नोटबुक कितनी मिलेंगी, तो वो मिलेंगी, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ये 1/8 मिलती हैं। तो 1/8 कर देंगे इसका, 16x इंटू 1/8। तो हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है किताबें, हर एक बच्चे को मिलेंगी कितनी, 2x किताबें मिलेंगी। हर एक बच्चे को 2x किताबें मिल रही हैं, टोटल बच्चे हमारे 16x हैं। तो टोटल नोट्सबुक कितनी हो जाएंगी, जो टोटल नोट्सबुक्स होंगी वो हमारी कितनी होंगी, वो हमारी हो जाएंगी 2x इंटू 16x। तो हमारी कितनी हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी 32x²। कितनी हो जाएंगी, 32x²। ये हमारी हो जाएंगी टोटल नोटबुक्स। अब देखिए दूसरी कंडीशन भी हमें दे रखी है, सेकेंड कंडीशन, कि अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दें तो हर एक बच्चे को कितनी नोट्सबुक मिलेंगी, 16 मिलेंगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन से हमें टोटल नोट्सबुक्स हमारी कितनी मिल जाएंगी, दूसरी कंडीशन में टोटल नोट्सबुक कितनी हो जाएंगी, अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दें तो इसका मतलब पहले अगर हमारे 16x थे बच्चे तो अब हमारे कितने हो जाएंगे, अब हमारे हो जाएंगे 8x। अब हर एक बच्चे को कितनी किताबें मिल रही हैं, 16 मिल रही हैं। तो आपको टोटल नोट्सबुक कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 8x इंटू 16। अब देखिए इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें
तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 32x² इज इक्वल टू 8x इंटू 16, 8x इंटू 16। अब देखिए इस x² से x कट जाएगा और फिर यहाँ से अगर 16 से काटेंगे तो हमारा 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 4, वो मिलेगी 4। अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई है 4 और हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नोट्सबुक कितने डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो जो टोटल नोट्सबुक डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो हमें देखिए कितनी की गई हैं, वो देखिए की गई हैं 32x²। कितनी, 32x², 32x²। तो टोटल नोट्सबुक कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 32 इंटू x²। एक्स की वैल्यू हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलने वाला है, देखिए 16 दूनी 32, 2 हो जाएगा, करी लगेगा 3। 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 और 3 कितने हो जाएगा 51। तो टोटल नोट्सबुक कितनी हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी 512, 512 और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरीज एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। इन ए सर्टेन मंथ 1480 यूनिट्स वर कंज्यूम्ड, then the bill was 1620. In another month when 690 units were consumed, then the bill was 2250. In the next month is 1500 units are consumed, then the bill for that month will be। देखिए कोई बिजली का बिल है, वो कुछ पार्ट तो उसका फिक्स है और कुछ बदलता रहता है जितनी आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स खर्च की हों उसके अनुपात में। तो किसी महीने में 480 यूनिट ख़त्म की गई हैं, तब बिल आया था 1620 रुपये। अगले महीने 690 यूनिट ख़त्म की गई हैं, खर्च की गई हैं, तब बिल आया है 2250 रुपये। अब हमें बताना है कि उसके अगले महीने में अगर 500 यूनिट आई हैं तो हमें बताना है कि बिल उस महीने का कितना बना होगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए जब 690 यूनिट खर्च की गई है, 690 यूनिट्स खर्च की गई है, तो हमारा बिल कितना आया है, 2250 आया है। अब बिल के लिए देखिए दो पार्ट हैं, एक है हमारा फिक्स पार्ट और एक हमारा डिपेंड करता है कितनी यूनिट हमने खर्च की हैं। जो हमारा फिक्स पार्ट है उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा हो गया फिक्स, और हमने प्लस क्या कर लिया। अब देखिए यूनिट पे डिपेंड करता है, तो ये हमने मान लिया कि यूनिट पे डिपेंड करने वाला ये हमारा वेरिएबल हो गया x। तो ये कितना हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी हमारे 690 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2250 के 2250। अब सेम ऐसे ही अगर अब देखिए 480 यूनिट्स खर्च होती है तो हमारा बिल कितना आता है, हमारा बिल आता है 1620। अब देखिए फिक्स पार्ट तो फिक्स ही रहेगा इसमें भी, और प्लस अब यूनिट्स कितनी है, ये हमारी हैं 480 इंटू एक्स हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1620 के। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एक दूसरे से, दोनों को घटा देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ये हमें मिलेगा 0, ये मिलेगा हमारा 1 और ये मिलेगा हमारा 2, ये हो जाएगा x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0, 3 और ये हमें कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी हमारी 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई है और किसी भी क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो यहाँ से हमारा f कितना आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं पहली वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा f प्लस ये प्लस और f प्लस कितना हो जाएगा 690 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 27, 7 हो जाएगा, कैरी लगेगा 2 और 6 3 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2250 के, कितने के 2250 के। यहाँ से f की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हमें कुछ हमने गलती कर दी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद हमने कुछ गलती कर दी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग रुकिए, बाकी आप लोग भी देख के बता सकते हैं। तो ये तो सही है, x की वैल्यू हमारी 21 3 63 ठीक है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 करी लगेगा 2 6 3 18 2 20 हो जाएगा 2250, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से f की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए 22 और यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 180। कितनी आ जाएगी f की वैल्यू फिक्स वाली, ये हमारी आ जाएगी कितनी 180, ये हो जाएगी हमारी 180। अब देखिए अब दोनों चीज़ें हमें पता हो गई, f भी पता है और x भी पता है। अब यहाँ पे यूनिट्स हमारे क्वेश्चन में कितनी कही गई हैं, यूनिट्स हमारी कही गई हैं 500।
तो देखिए फिक्स वाला पार्ट तो ये फिक्स रहेगा, ये कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा 180 प्लस, अब यूनिट्स हमारी कितनी है, यूनिट्स है हमारी 500 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हमारी है 3। तो इसको देखिए अगर हम ऐडअप करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 इंटू 3 ये हो जाएगा 1500, 1500 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 1680, 1680 इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हर एक टर्म, हम इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, हर एक टर्म को रेशनलाइज करते जाएंगे सिंपल, और हम लिखते जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 3√2, इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा √6 माइनस √3, और अपॉन में कितना हो जाएगा √6 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा √6 माइनस √3। सेम ऐसे ही क्या करेंगे 4√3 हम कर देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे √6 माइनस √2, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा √6 प्लस √2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा √6 माइनस √2। अब देखिए अगर यहाँ से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6, और रेशनलाइज करने पे क्या मिलेगा हमारा √12, ये हो जाएगा हमारा प्लस √8, अपॉन ये हो जाएगा हमारा √12 माइनस √8, और दूसरे ब्रैकेट में √12 प्लस √8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए ऊपर अगर सॉल्व करेंगे 3√2 इंटू √6 से, तो √2 और √6 कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा, और √12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3। तो हमारा फाइनल कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 6√2, कितना बन जाएगा 6√2, 6√2 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसको ऐसे ना लिख के देखिए, इसका 3 वाला जो ये टर्म है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और √2 को हम अंदर ले जाते हैं, √2 को हम अंदर ले जाएंगे तो देखिए हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा √12, तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2√3 माइनस √6, अपॉन में देखिए करेंगे तो ये बचेगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a² माइनस b², तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 6 माइनस 3 कितना बचेगा, ये हमारा केवल बचेगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3। फिर ये देखिए माइनस ये √3, ये 4 हम बाहर रखेंगे, और √3 और √6 कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 3√2 हो जाएगा, और माइनस √6 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, तो सेम देखिए a² माइनस b² हो जाएगा, और इस बार 6 माइनस 2 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4, और फिर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 6, और फिर ब्रैकेट में हमारा कितना बचेगा, √12 को क्या लिख लेंगे, ये हमारा लिख लेंगे 2√3, और प्लस √18 को क्या लिख लेंगे 3√2, अपॉन में करेंगे तो सेम फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और फिर देखिए 2 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स, और ये हमारा कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 2√3 माइनस √6, फिर बचेगा माइनस, हमारा कितना बचेगा 2√3 बचेगा, सॉरी 3√2, और फिर ये हमारा हो जाएगा प्लस का √6, फिर हमारा कितना बचेगा देखिए, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का बचेगा 3√3, प्लस का बचेगा 3√3, और फिर अगला देखिए कितना हमारा बचेगा, ये हमारा कितना बचने वाला है, तो ये सॉरी ये √18 नहीं है, ये वाला जो टर्म है ये √8 है, तो ये हमारा बचेगा 2√2, कितना बचेगा 2√2। अब देखिए जो दो डिनोमिनेटर में था तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा फिर कितना बचने वाला है, ये हमारा बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा 3√2, कितना बचेगा प्लस का 3√2। अब फाइनली देखिए जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए माइनस का √6 प्लस का √6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 3√2 या प्लस का 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचने वाला है केवल वो बचेगा 2√3 और प्लस 3√3, तो इन दोनों को एडअप होकर सम होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5√3। तो इसका सही आंसर बचने वाला है 5√3, और ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर 5 and 10 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। देखिए अर्थमेटिक मीन जो है किसी का, और जो ज्योमेट्रिक मीन है
वो है 10 और 5। तो हमें बताना है कि ऑब्जर्वेशन जो हमारी हैं उनका स्क्वायर्स का सम कितना होगा। तो देखिए अगर दो ऑब्जर्वेशन हम मान लेते हैं हमारे हैं ए और बी। कौन कौन से नंबर्स हैं? ए और बी, ए और बी। अब हमें पता होता है कि जिनका अर्थमेटिक मीन होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। और जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारा कितना होता है, वो होता है अंडर रूट ए बी। वो कितना होता है? अंडर रूट ए बी। देखिए ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी? 10 दे रखी है। और रूट ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 5। यहाँ से देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमें कितनी? 20। और इसको अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर कर दें तो ए इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? ये हमें मिल जाएगी कितनी? 25। ये कितनी मिल जाएगी? 25। अब देखिए इस वाले टर्म को अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर कर दें, जो हमने फाइंड की थी ए प्लस बी बराबर 20 को, तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 400। यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 400 माइनस 2ab। तो माइनस का 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 25। तो 2ab कितनी हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो 400 माइनस 50 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350। तो इसका सही आंसर होगा 350 और ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ नंबर। तो देखिए ये हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, तो इनका हमें सम बताना है 25, 26, 27। तो इनका एपी हमारी बनेगी। और एपी का सम हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 75 माइनस 25। और डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड करते हैं इनके कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 25 और 26 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो ये हो गया 1 + 1। ये +1 कॉमन रहता है हर में। तो ये कितना हमें मिल जाएगा? ये देखिए हमें मिल जाएगा 51। कितना मिल जाएगा? 51। तो टोटल टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे? 51। तो हमारा जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? वो होगा हमारा 51/2 फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म डिवाइडेड, और ये कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 75 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अब 100 है तो इसको 2 से काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 इंटू 51 कितना बचेगा? ये देखिए हमारा बचेगा 0। और फिर कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 5 और ये बचेगा 25। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 2550, 2550। और ऑप्शन हमारा 3rd सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 28% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी and 32% failed in English. If 20% of the students failed in both the subjects, then the percentage of students who passed in both the subjects is। तो देखिए हिंदी में ये देखिए हमने फेल वाले का बनाया है वेन डायग्राम। ये हमारे होगा हिंदी और ये हमारे होगा इंग्लिश, और बीच वाला कौन सा टर्म हो गया? जो दोनों में फेल होते हैं। तो देखिए दोनों में फेल होते हैं, ये हमारे कितने? ये हमारे 20%। ये कितने हैं? 20%। और फिर जो केवल हिंदी में फेल होने वाले हैं वो हमारे 28, और 28 में से 20 पहले से होंगे तो ये हमारे कितने बचेंगे? ये हमारे बचेंगे 8। सेम ऐसे इंग्लिश में देखिए कितने हैं? टोटल है हमारे 32 फेल होने वाले, 20 पहले से हो जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? ये हमारे बचेंगे 12। और टोटल फेल होने वाले कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? देखिए ये हमारा हो जाएगा 20 और 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो टोटल फेल होने वाले होगा 40%। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 100 माइनस 40%। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60%, 60%। और ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 7 years इज 840 रुपीज़। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम ऑफ मनी आफ्टर 5 years। देखिए साधारण ब्याज की दर से 6% की दर से 7 साल में जो हमारा साधारण ब्याज है वो है हमारा 840 रुपये। तो हमें बताना है किस दर से समान धनराशि पे हम समान साधारण ब्याज प्राप्त करेंगे 5 साल बाद। तो देखिए जो हमें एसआई मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कितने % मिल रहा है? तो देखिए रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा 7 साल। जो हमारा एसआई मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, वो हमारा कितना मिलेगा? वो हमारा मिलेगा 7 × 6%। वो हमारा कितना हो जाएगा? 42%। अब देखिए यही 42% हमें एसआई चाहिए 5 साल में, 5 years में। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? तो सिंपली जो हमारा रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एसआई रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टाइम,
तो हमारा यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, देखिए ये कटेगा 8 से तो 40, फिर बचेगा 20, फिर हो जाएगा 5 4 जा 20। तो रेट हमारा आ जाएगा 8.4% और ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50% देन द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो देखिए ये जो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 4πr², 4πr²। तो डिपेंड करता है किस पे, आर स्क्वायर पे, रेडियस के स्क्वायर पे। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है और ये हमारा रेशियो हो गया न्यू स्फीयर का। अब देखिए इसका 50% कितना होता है, 50% हमारा होता है 1/2। अब देखिए ओरिजिनल स्फीयर की रेडियस अगर 2, हमारी रेडियस कितनी है, अगर 2 है तो जो न्यू वाला है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी 2 से 1 ज़्यादा होगी। तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी 3। अगर रेडियस 3 है तो इसका आर स्क्वायर जो सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए कितने टाइम्स ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में, तो देखिए ये हमारा है 4, ये हमारा 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 100, 9/4 इंटू 100। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 to 5%। कितना हो जाएगा, 2 to 5%। इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 days, 30 men complete the task in 21 days. What is the ratio of the number of days a man will take to complete the same task alone to the number of days a woman would need to do that task? देखिए 21 औरतें किसी काम को 40 दिन में कर लेती हैं, 30 आदमी उसी काम को 21 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताने हैं कि एक आदमी और एक औरत को काम करने में जो दिनों का अनुपात होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, और बेसिकली देखा जाए तो इसमें एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमें दे रखा है 21 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 days, इंटू 40 होगा तो हमारा हो गया टोटल वर्क। सेम ऐसे ही टोटल वर्क क्या हो जाएगा MDS से, तो हमारा हो जाएगा 30 men इंटू 21 days। अब देखिए दोनों ही टोटल वर्क हैं और दोनों ही इक्वल होंगे, तो हम इनको दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 21 से 21 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से मेन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का इनका, वो कितना आ जाएगा, फिर देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। तो इसका सही आंसर होगा 4/3 और ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेज बाय 40 पैसा एवरी ईयर while the price of commodity Y increases by 0.25 paisa every year. If in the year 2002 the price of X was 5.20 and that of Y was 6.3, then in which year would commodity X cost 40 पैसा more than that the commodity Y? देखिए किसी वस्तु X का जो मूल्य है वो 40 पैसे प्रति साल बढ़ता है, जबकि दूसरी वस्तु Y का जो मूल्य है वो 25 पैसा प्रति साल बढ़ता है। यह 2002 में जो x का मूल्य था वो 5.2 और y का मूल्य 6.3 रुपये था। तो हमें बताना है किस साल में जो x वस्तु है उसका मूल्य y के मूल्य से 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि x वर्षों के बाद जो y का मूल्य है वो ज़्यादा हो जाएगा 40 पैसे आफ्टर x ईयर्स। तो देखिए जो हमारा x का जो आफ्टर x ईयर्स के बाद जो उसका प्राइस होगा वो कितना होगा, तो देखिए 520 तो हमारा रहेगा ही, प्लस x इंटू 0.25, क्योंकि ये हर साल इतना बढ़ रहा है 0.25 से। ये तो हो गया हमारा x का प्राइस, और y का प्राइस आफ्टर x ईयर्स कितना होगा, तो देखिए y का x का बढ़ रहा है कितना 0.40 पैसे, कितना बढ़ रहा है 0.40 पैसे। ये हो गया हमारा x का प्राइस आफ्टर x ईयर्स। अब y का प्राइस आफ्टर x ईयर्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 6.3 प्लस x इंटू एक्स, और y का कितना बढ़ रहा है, y का बढ़ रहा है 25 पैसे से, तो ये हो जाएगा 0.25। ये प्राइस हो गया हमारा किसका, y कमोडिटी का। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर दें तो हमारे किसके इक्वल बराबर हो जाएगा, ये हमारे बराबर हो जाएगा 0.4 के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 0.40 पैसे ज़्यादा है y का x का प्राइस x से, तो हो जाएगा 0.40। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा कितना बन जाएगा, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 0.15x, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये देखिए बराबर हो जाएगा, ये इधर बचेगा कितना, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 8 और 3 11, तो बचेगा माइनस का 1.1 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा इधर जाके, तो हो जाएगा 1.5 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 के इक्वल। अब देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारा कितना जीरो आएगा, इधर 1 जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, x की हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी हमारी 10। तो आफ्टर 10 ईयर्स ऐसा हो जाएगा। तो 2002 देखिए कहाँ पे दे रखा है, 2002। तो 2002 में अगर 10 ईयर्स ऐड कर देंगे कितने, कौन सा साल हमें मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 2012, तो हमें मिल जाएगा 2012, इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतोष bought a microwave oven at 15% less than its original price. He sold it at a price of 35% on the price he had bought it for. By what percentage sales price set by Sumantha is more than the original price? तो देखिए हमने मान लिया कि देखिए सुमंथा किसी माइक्रोवेव ओवन को खरीदता है उसके ओरिजिनल प्राइस से 15% के कम पे और उसे बेच देता है 35% के लाभ पे, जिस दाम पे उसने खरीदा था उस दाम पे। तो हमें बताना है कि सुमंथा ओरिजिनल प्राइस से कितने ज़्यादा पे वो बेचता है। तो देखिए हमने मान लिया कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, वो है हमारा कितना, वो है हमारा है 100 यूनिट इसका ओरिजिनल प्राइस है। तो देखिए वो खरीद के लाया है कितने पे, 15% लेस पे, तो इसका जो खरीद के लाया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 85 यूनिट का। अब देखिए ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 35%। अब उसे जब बेचता है तो 35% के मुनाफे पे बेचता है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका, 35%, और वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी। तो देखिए ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 35% ऑफ 85, 35% ऑफ 85, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा हमारा कितना 35, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, करी लगेगा 2, 8 पंचे 40 और 40 25 कितना हो जाएगा 65, और 65 2 कितना हो जाएगा 67, और करी लगेगा 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 24 और 6 30 हो जाएगा। परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 75, कितना हो जाएगा 30.75। अब इतने का प्रॉफिट हो जाएगा और तो ये सेल कितने पे कर देगा, तो सेल करेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ऐड अप कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ये, तो ये हमें देखिए मिल जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40 और सॉरी यहाँ 15 होगा तो कैरी हमें लगेगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 59 होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना कैरी हमारा केवल लगेगा कितना, ये हमारा लगेगा, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में मेरे से। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए जो हमें मिलेगा, ये जो मिलेगा 5 इंटू 5 25, करी लगेगा हमारे पास 2, 8 पंचे 40 और 40 और 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे 55, और 55 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, कैरी कितना लगेगा 5 लगेगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो कितना बचेगा 29.75। तो हमारा प्रॉफिट कितना मिलेगा इसको, ये मिलेगा 29.75। अब देखिए 85 का वो खरीद के लाया था, प्रॉफिट बेचने पे उसे हो रहा 29.75 का, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा ओवरऑल, तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114.75, 114.75 ये इस पे बेच देगा। तो देखिए ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, ओरिजिनल प्राइस इसका है 100, और जो इसको सेल करता है वो कितना करता है 114.75 पे, तो कितने परसेंटेज पे ज़्यादा बेच दिया, तो देखिए यहाँ पे 100 पे कितने पे बेचा 114.75 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 14.75 परसेंटेज हो जाएगा, और इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 15% ऑफ x माइनस वाई एंड 9% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ x। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/9 के। यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 15 + 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 15 - 9, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा 6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4:1 का, 4:1 का। अब हमें बताना है कि y इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ x। तो देखिए y हमारा 1 है और x हमारा 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 हमारा कितना होता है, ये होता है 25%, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इफ़ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1:4:6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ए बी सी का जो रेशियो वैल्यू दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, जो दे रखा है 1:2:3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमें फाइंड करना है A/B, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और फिर 3/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 का होगा। तो इन तीनों टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई करने को, तो हमारा कितना बचेगा, ये देखिए हमारा हो जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा 12/3, तो कितना हो जाएगा 4। और ये कितना हो जाएगा 16/3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 3:4:18, और ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द इंटीजर n सच दैट द n बाय 160 इज लेस देन 1/60 बट मोर देन 1/20। तो हमें इसमें n की वैल्यू बतानी है, तो इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो अगर इसको लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए n/160 ये छोटा है किससे, 1/16 से, तो ये छोटा हो गया 1/16 से। और क्या दे रखा है, डिटरमाइन सच दैट इतने, बट और n/16 किससे बड़ा है, ये बड़ा है किससे 1/20 से, तो ये n/1/20 से ये बड़ा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों को, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/20 इज ग्रेटर देन 20n हो जाएगा। डिटरमाइन द इंटीजर सच दैट 1/20 इज लेस देन दिस बट मोर देन 1/20। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा बट मोर देन 1/20। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 16n इज़ लेस देन 160। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलने वाला है, देखिए तो इस वाले इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 गेट। तो यहाँ से मिल जाएगा n हमारा जो वैल्यू है वो हमारी 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है। तो देखिए ऑप्शन से हमारे ऐसे सेट किए गए हैं कि 8 से बड़ी हमारी केवल एक ही वैल्यू है। अब वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। दूसरी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टेलर मेक्स 6 पीसेस आउट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। इफ़ ही हैज़ 33.5 मीटर ऑफ क्लोथ, हाउ मैनी पीसेस कैन ही मेक आउट ऑफ द क्लोथ। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट हमें डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करना किससे पड़ेगा, 33.5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए सॉरी हमें डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना होगा इसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये टेलर मिक्स 1 मीटर के क्लॉथ से वो 6 पीस बनाता है, तो 33.3 मीटर के क्लॉथ से कितने क्लोथ्स बनाएगा। तो सिंपली हमें बस इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 33.5 इंटू 6 कर देंगे तो सही आंसर हमें मिल जाएगा कितना, 201 इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमिस्फेरिकल बॉल with an internal radius of 12 centimeter contains a liquid. The liquid is to be filled into cylindrical shaped small balls with a radius of 3 centimeter and a height of 4 centimeter. How many balls would be required to completely empty the ball? देखिए एक अर्ध गोलाकार हमारे पास बर्तन है जिसका जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब उस पानी को हम एक सिलेंड्रिकल स्मॉल बोतलों में भरना है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ऐसी कितनी बोतलें बन जाएंगी। तो देखिए इन दोनों केसेस में हमें इसकी वॉल्यूम को इक्वल करना है, क्योंकि देखिए जो पानी होगा वो दोनों ही बराबर रहेंगे। तो देखिए जो हेमिस्फेरिकल जो हमारा बर्तन है, हेमिस्फेरिकल जो हमारा बाउल है, इसका वॉल्यूम बराबर किसकी हो जाएगा, और हमने माना कि n बॉटल्स बन जाती हैं, तो हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। तो देखिए हेमिस्फेरिकल जो बाउल है इसका जो वॉल्यूम होगा उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 12, क्योंकि हमें क्यूब करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n जो हमें फाइंड करना है, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। बॉटल है हमारी किस शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो जाएगा पाई। अब देखिए आर स्क्वायर करना है, तो आर इसका कितना दे रखा है, आर दे रखा है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू एच हमें कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमारा 4, एच दे रखा है 4। तो अब देखिए यहाँ से अगर पाई से पाई कट जाएगा,
फिर यहाँ से अगर हम n सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 32। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा DI से है, और इस DI में देखिए इंग्लिश वाले आप सभी लोग पढ़ लीजिए, हिंदी वाला मैं पढ़ देता हूँ। तो हिंदी में देखिए हमें 7 दिन दे रखे हैं, और जो नीला वाला है यह हमें दिखाया गया है कि पूरे 24 दिन में, पूरे 24 घंटे में किसी भी दिन कितने बारिश हुई। और जो ऑरेंज वाला है, नारंगी वाला है, वो हमें बताता है कि दिन में कितने परसेंटेज बारिश हुई। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया है कि हमें 2 दिनों के बीच का अंतर बताना है, वो दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा बारिश हुई और वो दिन जिस दिन सबसे कम बारिश हुई। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, व्हेन इट रेन द मोस्ट, तो वो देखिए ये हमें ये दिख रहा है, और ये हमें लगभग कितना दिख रहा है, ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये 110 के आसपास है। कितना, 110 120 के आसपास है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा 110 120 के आसपास है, सॉरी 210 और 210 के बीच आसपास है। और सबसे कम बारिश किस दिन हुई है, सबसे कम बारिश देखिए मुझे ये दिख रहा है, और ये हमें अप्रॉक्स ये भी दिख रहा है कि हमारा 110 115 के आसपास, 110 115 के आसपास है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है स्केल पे, तो हमने मान लिया कि 110 115 के आसपास है। तो देखिए इन दोनों, और ये भी हमारा 210 से 215 के आसपास है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 110 से 100 से 110 के बीच आसपास आ रहा है। तो देखिए 100 से 110 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस से हमें बताना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें जो बताना है वो हमें बताना है बेसिकली इन सब का HCF क्या होगा, इन सब का मासापा कितना होगा। देखिए हमें जो आंसर दे रखा है वो देखा सेंटीमीटर में। तो ये जो 3 वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, इन तीनों को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, वो होता है 100। तो 400 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3150 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1470। इसका HCF फाइंड करने के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 7 × 6 × 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, फिर 7 5 35 × 10। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 से हम लिख सकते हैं 7 × 21 × 10। अब देखिए इसमें मुझे दिख रहा है कि 7 सब में से कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो जिसका जो HCF होगा वो सब में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हो जाएगा 7। फिर देखिए 10 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा × 10 हो जाएगा। फिर देखिए और कुछ कॉमन हमें मिल रहा है क्या, देखिए 6 से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, तो × 3 हो जाएगा। 45 से भी 3 मिल जाएगा, 21 से भी 3 मिल जाएगा। तो ये इसका HCF हो जाएगा। और इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210। ये हो जाएगा 210। इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा DI से है, और इस बार हमें बताना है कि अगर 250 मोबाइल बनाने की कीमत अगर 25 लाख रुपए है, तो हमें बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन पे कितना पैसा खर्च हुआ एक मोबाइल पे। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए तो देखिए 250 मोबाइल बनाने में कितना खर्चा आता है, वो हमें आता है कितना, ये आता है 25 लाख। कितना आता है, 25 लाख। तो एक मोबाइल बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो एक मोबाइल बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये हमारा आ जाएगा 25,000 रुपीज़। ये पूरा मोबाइल बनाने में आया है। अब देखिए हमसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना है, तो वो देखिए 10% है। कितना है, 10% है। और टोटल जो एक मोबाइल बनाने का खर्चा है वो हमारा कितना है, 100% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसको एक मोबाइल इसकी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। अब हमें आंसर क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है 10% की। तो देखिए यहाँ से अगर 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी कितनी, ये हमारी कितनी हो जाएगी इसका, ओहो सॉरी, बहुत बढ़िया मैंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखिए ये 250 मोबाइल हैं और ये हमारा 25 लाख। तो एक मोबाइल बनाने की कीमत कितनी होगी, 25,000 नहीं होगी, ये होगी इसकी कितनी, 10,000 होगी। कितनी होगी, 10,000 होगी। कितनी, 10,000।
तो यहाँ से अगर 10% की फिर वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1000। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा DI से ही है और इसमें फिर से अब हमें पूछा है कि कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग और कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच अंतर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग हमारा कितना है, तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है हमारा 5% और कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा 15%। तो इन दोनों बीच का अंतर कितना है, अंतर इन दोनों के बीच का देखिए कितना 10%। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या फाइंड किया था कि 100% की वैल्यू हमारी कितनी थी, जो 100% की वैल्यू हमारी थी वो हमारी कितनी थी, 10,000 थी। तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1000। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा 1000 और ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से हमने 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आया हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया है। आप लोग इस सेशंस को आखिरी तक देखा करिए, इसके बिल्कुल ना करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।